नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्टडी 5 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विंशोत्तरी दशा के बारे में और उन नियमों के बारे में जानेंगे जो कि आप आसानी से लागू करके अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं और ये आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन में उस समय काल में, उस दशा में हो सकती हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विंशोत्तरी दशा क्या है। विंशोत्तरी दशा सबसे महत्वपूर्ण दशाओं में से एक है जो कि ज्योतिष शास्त्र में जिनका इस्तेमाल होता है और ये पराशर पद्धति के अंतर्गत आने वाली दशाएं हैं। यहाँ पर जब भी आप दशा सुनते हैं या दशा के बारे में आप जब भी बात करते हैं तो वो विंशोत्तरी दशा का ही वहाँ पर हम जिक्र करते हैं कि वो विंशोत्तरी दशा ही है। जब तक कि और भी कई सारी दशाएं होती हैं ज्योतिष शास्त्र में, जैसे कि चर दशा है, योगिनी दशा है, और भी कई अन्य दशाएं हैं जो कि केस स्पेसिफिक है, यानी कि कुछ ही खास कार्यों के लिए उनको देखा जाता है। तो कई सारी दशाएं होती हैं, पर विंशोत्तरी दशा एक ऐसी महत्वपूर्ण दशा है जो कि आपको सबसे ज़्यादा आपके जीवन में होने वाले घटनाओं के बारे में बताती है, प्रिडिक्शन बढ़ाती है। तो ये विंशोत्तरी दशा से पता चलता है। आज हम उसी दशा के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से वो नियम हैं। 8 नियम हैं और बहुत ही आसान नियम हैं, सरल नियम हैं, जिनको आप आसानी से लागू कर सकते हैं अपनी कुंडलियों में और ये जान सकते हैं कि जब भी किसी भी ग्रह की दशा से आप गुजर रहे हों, महादशा से, अंतरदशा से, प्रत्यंतर दशा से, तो वो कैसे परिणाम देगी और कौन कौन से ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं उस समय काल में। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उन नियमों के बारे में। विंशोत्तरी दशा 3 दशाओं में विभाजित है। पहली है महादशा। महादशा एक लंबा समय काल होता है और हर ग्रह की जो अवधि है समय की वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि सबसे छोटी अवधि होती है सूर्य की 6 साल की। 6 साल की महादशा सूर्य की होती है और सबसे लंबी अवधि होती है शुक्र की, जो कि 20 वर्ष की होती है। और ऐसे ही अन्य ग्रहों की अवधि भी अलग अलग होती है, जैसे शनि की 19 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष, मंगल 7 वर्ष और राहु 18 वर्ष। तो ये जो चंद्रमा 10 वर्ष। तो ये सबकी अलग अलग अवधि है जो कि महादशा है। ये महादशा है। जब भी आप महादशा से गुजरते हैं तो इसका अर्थ ये होता है जैसे कोई भी व्यक्ति शनि की महादशा से गुजर रहा है, तो शनि की महादशा से गुजरने का अर्थ ये है कि अगले 19 सालों तक व्यक्ति की शनि की महादशा चलेगी। तो उस समय काल में कौन कौन से परिणाम व्यक्ति के जीवन में घट सकते हैं वो विंशोत्तरी दशा से हमें पता चलता है। दूसरा जो विभाजन है वो है अंतरदशा का। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा समय काल है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति शुक्र की महादशा से गुजर रहा है, शुक्र की महादशा शुरू हुई जो कि अगले 20 वर्षों तक चलेगी। तो इसका अर्थ ये नहीं कि अगले 20 वर्षों तक उसको समान रूप से एक जैसी घटनाएं होती रहेंगी जीवन में, उसको एक जैसे परिणाम मिलते रहेंगे, या तो वो बहुत ऊंचाई तक चला जाएगा, बहुत सक्सेस पा लेगा, या उसका कंटिन्यूअस डाउनफॉल होता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। वो जो दशा है वो 20 वर्ष, जो आने वाले 20 वर्ष हैं, वो उतार चढ़ाव का समन्वय होगी। उसमें उतार भी होगा, चढ़ाव भी होगा, सब कुछ होगा। तो वो इसीलिए वो कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है अंतरदशाओं से। अंतरदशा क्या है? दूसरा विभाजन है दशाओं का। हर महादशा में 9 अंतरदशाएं होती हैं, क्योंकि 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों की, हर ग्रह की एक एक अंतरदशा चलेगी। और उसी प्रकार से हर अंतरदशा में 9 प्रत्यंतर दशाएं होती हैं। तो इन जो एक सीक्वेंस है वो है महादशा, सबसे लंबी अवधि, उसके बाद अंतरदशा, उससे छोटी अवधि, उसके बाद प्रत्यंतर दशा, उससे भी छोटी अवधि। तो ये सीक्वेंस है जिससे
इस पूरे विश्व का हर व्यक्ति, हर प्राणी प्रभावित है। आप किसी भी व्यक्ति को ले लें, उसकी महादशा किसी न किसी ग्रह की चल रही होगी, अंतरदशा किसी न किसी ग्रह की चल रही होगी और प्रत्यंतर दशा भी वो किसी न किसी ग्रह की चलेगी ही। तो ये जो दशाओं से हम लगातार अपने जीवन में गुजर रहे हैं, तो ये कौन से परिणाम देंगे, इसका आकलन हमें करना होता है। विंशोत्तरी दशा के कुछ नियम हैं, उनको लागू करने के पश्चात हमें आसानी से ज्ञात हो सकेगा कि कौन कौन सी वो परिणाम दे सकती हैं जीवन में व्यक्ति के अपने समय काल में। तो सबसे पहले जानते हैं उस पहले नियम के बारे में। पहला नियम ये कहता है कि आपको देखना है, और मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हम जिन नियमों के बात करने जा रहे हैं वो एक ऊंचे स्तर के लेवल पे हैं, यानी कि जो लोग अभी ज्योतिष में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं हैं, बिगिनर्स हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या ज्योतिष में अभी अभी बहुत ज़्यादा बिगिनर हैं, नहीं अभी एडवांस लेवल पे जा सके हैं, तो उनके लिए हमने इससे पहले भी चर्चा करी है महादशा एनालिसिस में, महादशा का विश्लेषण कैसे किया जाता है। आप उस वीडियो को देखें और आपको आसानी से पता चल सकेगा कि एक जो बेसिक रूप है, जो बेसिक रूप से हमें एनालिसिस करनी होती है, विश्लेषण महादशा का कैसे किया जाता है, उनके नियमों के बारे में हमने बताया है पिछले वीडियो में, आप उसको ज़रूर देखें। अब आगे बढ़ने वाले नियमों के बारे में बात करते हैं, और ये एक एडवांस फॉर्म कह सकते हैं आप इसको, एडवांस वर्जन है महादशा का विश्लेषण करने के लिए। पहला नियम है, और 8 सिंपल नियम है, 8 सरल नियम है, आप उनको लगातार अप्लाई करते जाएं इसी ऑर्डर में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नियम कहता है कि महादशा का जो स्वामी ग्रह है, जिस भी महादशा का जो स्वामी ग्रह है, जिस भी महादशा से आप गुजर रहे हैं उसका जो स्वामी ग्रह है, मान लीजिए शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं, तो शुक्र वहाँ पे महादशा का ग्रह हो गया, उसकी स्थिति आपको देखनी है लग्न में कि वो किस भाव में स्थित है, और उसकी स्थिति आपको देखनी है अपने चंद्रमा से कि वो चंद्रमा से किस भाव में स्थित है। यहाँ पर मैं एक उदाहरण लूँगा और इस उदाहरण को आप याद रखें, क्योंकि इस उदाहरण की मदद से आने वाले सारे आगे नियमों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये उदाहरण है, मान लीजिए कि सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली है और शुक्र की महादशा से व्यक्ति गुजर रहा है, और शुक्र स्थित है 10वें भाव में, ठीक, 10वें भाव में यानी कि मकर राशि में। तो अब यहाँ पर शुक्र की स्थिति हमें देखनी है लग्न से शुक्र स्थित हो गया 10वें भाव में। दूसरी स्थिति देखनी है चंद्रमा से, मान लीजिए चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है, तो दूसरे भाव से शुक्र होगा 9वें स्थान पर, यानी कि चंद्रमा, क्योंकि शुक्र 10वें स्थान पर स्थित है, चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित है, तो यहाँ से शुक्र की जो स्थिति है चंद्रमा से वो होगी 9वें स्थान पर। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि व्यक्ति की इस दशा में, शुक्र की महादशा में जो भी घटनाएं घटने वाली हैं उसमें से ज़्यादातर घटनाएं उसके करियर से जुड़ी हुई होंगी, उसके व्यवसाय से जुड़ी हुई होंगी। और क्यों? क्योंकि शुक्र जो महादशा का स्वामी है वो 10वें भाव में स्थित है, 10वां भाव करियर का भाव होता है, और चंद्रमा से वो 9वें भाव में स्थित है। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव भाग्य भाव है, यानी कि यहाँ पर भाग्य के मदद से व्यक्ति को आने वाले जीवन में, इस समय काल में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कई सारे मौके मिलेंगे जिसमें वो अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये ऐसे आपको देखना है। तो अगर जो महादशा का स्वामी ग्रह है वो लग्न से केंद्र या त्रिकोण भाव में हो, या चंद्रमा से केंद्र या त्रिकोण भाव में हो, तो वो एक अच्छे परिणाम वाली दशा मानी जाती है। दूसरा नियम है कि जो भी महादशा का स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति आप देखें नवमांश में, नवमांश यानी कि D9 चार्ट में। क्यों? क्योंकि दशा जो है वो बहुत लंबी होती है। अब शुक्र की दशा 20 वर्षों की है तो बहुत लंबी है, और जाहिर सी बात है कि इस पूरे समय काल में जो परिणाम मिलने वाले हैं व्यक्ति को वो
एक समान रूप से नहीं मिलेंगे, उतार चढ़ाव होगा उनमें, कंटिन्यूटी अलग भंग होगी, कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे, ऐसे बिल्कुल समान रूप से मिलता चला जा रहा है, स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। तो ये जो है उसमें आपको देखना है। उसके लिए आप कैसे देखेंगे, D9 चार्ट पे देखें। नवमांश में आप देखें कि शुक्र की स्थिति इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की महादशा से अगर व्यक्ति गुजर रहा है तो शुक्र की स्थिति यहाँ पर नवमांश में क्या है, महादशा लग्न का जो स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति आपको नवमांश में देखनी है। यदि महादशा लग्न का जो स्वामी ग्रह है, महादशा लग्न नहीं, महादशा का जो स्वामी ग्रह है, लग्न के बारे में बाद में बात करेंगे, महादशा का जो स्वामी ग्रह है वो यदि नवमांश में उच्च का है या मूल त्रिकोण राशि में स्थित है या स्वयं की राशि में स्थित है या फिर अच्छे केंद्र या त्रिकोण भावों में स्थित है, उसके ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है जो कि सकारात्मक ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति है, बुध है, चंद्रमा है, इसकी दृष्टि पड़ रही है, या मित्र ग्रहों के साथ स्थित है और केंद्र या त्रिकोण भावों में स्थित है, तो वो दिखाता है कि महादशा का स्वामी ग्रह काफ़ी प्रबल और मजबूत है, शक्तिशाली है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो रिजल्ट्स होंगे, जो परिणाम आपको इस समय काल में मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलने वाली हैं, जो मौके मिलने वाले हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। यानी कि कई लोग क्योंकि कंप्लेन करते हैं, शिकायत ये होती है कि हमारी दशा चल रही है और राजयोग की दशा चल रही है या धन योग की दशा चल रही है पर हमें परिणाम नहीं मिल रहा है। उसका कारण यही है, कारण ये होता है कि जो दशा का जो स्वामी ग्रह है वो मजबूत नहीं है, वो बलहीन है। तो जब वो बलहीन है तो वो आपको रिजल्ट्स कैसे देगा, इसीलिए आपको उसकी शक्ति को देखना है, उसके बल को देखना है। उसके लिए आपको नवमांश में इसकी स्थिति को देखना होगा। ठीक, तीसरा रूल, तीसरा नियम ये है कि क्योंकि यहाँ पे तो अब हमने बात कर ली महादशा की, अब बात करते हैं अंतरदशा की, क्योंकि आप अंतरदशा से भी गुजर रहे हैं तो अंतरदशा के बारे में अब जानते हैं। अंतरदशा क्या होती है, अंतरदशा का जो स्वामी ग्रह है उसको आपको देखना है। वही सेम प्रोसेस है जैसा आप महादशा के लिए स्वामी ग्रह के साथ कर रहे थे, वैसे ही इसके साथ भी करें। अंतरदशा का जो स्वामी ग्रह है उसकी जो स्थिति है आपको देखनी है लग्न से, चंद्रमा से और महादशा लग्न से, जो कि एक एडिशन है महादशा लग्न से। अब ये बात क्या है, उदाहरण के रूप से फिर से जानते हैं कैसे। मान लीजिए कि शुक्र की अंतरदशा मेष लग्न के व्यक्ति के लिए शुक्र की अंतरदशा चल रही है, जो कि शुक्र 10वें भाव में स्थित है। महादशा चल रही है शुक्र की 10वें भाव में, और अंतरदशा चल रही है शनि की, जो कि 7वें भाव में स्थित है तुला राशि में। तो यहाँ क्या पता चलेगा आपको कि लग्न से अंतरदशा यानी कि शनि वो कौन से भाव में स्थित है। लग्न से वो 7वें भाव में स्थित है, चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित था तो चंद्रमा से वो 6ठे भाव में स्थित है, और महादशा लग्न, महादशा लग्न यानी कि महादशा लग्न को आप निकालते कैसे। महादशा लग्न बहुत सिंपल है। महादशा लग्न को आप देखो कि आप जो भी महादशा है जिससे आप गुजर रहे हैं, जैसे कि इस केस में शुक्र से, तो शुक्र जो है वो उसको आप लग्न में रख दीजिए और बाकी ग्रह अपने आप आगे शिफ्ट हो जाएंगे, आगे या पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस केस में शुक्र जो कि महादशा का स्वामी ग्रह है उसको आप लग्न में रखेंगे तो महादशा लग्न बन जाएगा मकर। मकर राशि से जो अंतरदशा का स्वामी ग्रह है, इस केस में शनि, वो कहाँ है स्थित है, 10वें भाव में स्थित है। तो लग्न से वो 7वें भाव में स्थित था, चंद्रमा से 6ठे भाव में स्थित था, और महादशा लग्न से वो 10वें भाव में स्थित है। तो ऐसे आपको देखना है। यदि अंतरदशा का जो स्वामी ग्रह है वो लग्न, महादशा लग्न और चंद्रमा से केंद्र या त्रिकोण में स्थित होता है तो वो एक अच्छा समय काल माना जाता है। उसमें व्यक्ति को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आगे बढ़ने की, और कई सारी अच्छी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं उस समय काल में। तो ऐसे आपको उसको देखना है। इसके बाद चौथा नियम ये है कि महादशा
का जो स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति भी आपको नवमांश में देखनी होगी। क्यों? क्योंकि महादशा का जो स्वामी ग्रह है उसका भी आपको बल देखना है। यदि वो बलहीन है तो वो परिणाम नहीं दे सकेगा। यदि वो राजयोग में हो, कोई भी योग में हो, वो कभी भी परिणाम नहीं दे सकता जब तक वो बलहीन है। तो नवमांश में उसकी स्थिति देखें। यदि वो केंद्र या त्रिकोण में है और अच्छी राशि में है या उच्च की राशि में है, स्वराशिष्ट है, या फिर मित्र की राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, तो इसका अर्थ ये है कि महादशा जो है, महादशा का स्वामी ग्रह मजबूत है, वो शक्तिशाली है और वो अच्छे परिणाम उस समय काल में देगा, अपने समय काल में देगा। इसके बाद आपको एक बात और देखनी होती है। महादशा लग्न का जो स्वामी ग्रह है, महादशा का अंतर्दशा का जो स्वामी ग्रह है, अंतर्दशा का जो स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति महादशा के स्वामी ग्रह से कहाँ पे है। अभी हमने महादशा लग्न की बात करी थी, महादशा के स्वामी ग्रह की बात नहीं करी थी। तो महादशा के स्वामी ग्रह की अगर हम बात करें तो वहाँ से उसकी स्थिति कैसी है, तो वो आपको पता चलेगा। महादशा का जो स्वामी ग्रह है, जैसे कि इस उदाहरण में हम लेते हैं शुक्र 10वें भाव में स्थित था और शनि की अंतर्दशा चल रही जो कि 7वें भाव में स्थित है। तो शनि यहाँ पर महादशा का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, उससे 10वें भाव में स्थित है, 10वें भाव में स्थित है, 10 भाव दूर है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जितने भाव वो दूर होगा उस भाव के परिणाम उस समय काल में व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा मात्रा में होंगे। कैसे? आप देख सकते हैं इस केस में 10 भाव दूर है यहाँ पर शनि शुक्र से। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति के जीवन में उसके करियर से जुड़े हुए जो बदलाव हैं, जो घटनाएं हैं, वो इस समय काल में ज़्यादा होंगी, क्योंकि शनि जो अंतर्दशा का स्वामी ग्रह है वो महादशा के स्वामी ग्रह से 10 भाव दूर है। 10वां भाव क्या होता है? करियर का भाव होता है, आपके नाम का भाव होता है, आपकी फेम का भाव होता है। तो जो भी आपका स्टेटस है वो 10वें भाव से पता चलता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो शनि यहाँ पर उच्च का है 7वें भाव में और 10 भाव दूर है महादशा के स्वामी ग्रह जो कि शुक्र है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में इस शुक्र शनि के समय काल में ये आप देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि इस समय में व्यक्ति के जीवन में जो करियर है उसमें उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके बाद यही स्थिति आपको देखनी होती है नवमांश में, कि नवमांश में जो अंतर्दशा का स्वामी ग्रह है वो महादशा के स्वामी ग्रह से कितनी दूर स्थित है, कितने भाव दूर स्थित है। तो इस उदाहरण में मान लेते हैं कि शुक्र 9वें भाव में स्थित है नवमांश में, जो कि महादशा का स्वामी ग्रह है, और अंतर्दशा का स्वामी ग्रह शनि नवमांश में स्थित है 11वें भाव में। तो यहाँ पर वो कितने दूरी पे स्थित है? यहाँ पर जो अंतर्दशा का जो स्वामी ग्रह है वो महादशा से 3 भाव दूर है, 9, 10, 11, 3 भाव दूर है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इस समय काल में व्यक्ति को पद प्राप्ति होगी, क्योंकि महादशा क्योंकि मेन बर्थ जो चार्ट है लग्न भाव है, उसमें लग्न चार्ट में शनि 7वें भाव में स्थित है, 7वां भाव पद प्राप्ति का भाव होता है। और नवमांश में क्योंकि वो 11वें भाव में स्थित है 3 भाव दूर होकर के, इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति को पद प्राप्ति का लाभ होगा, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव है, पर उसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 3 भाव दूर है। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो आप मेहनत करते हैं, जो एफर्ट्स करते हैं, जो आपकी विल पावर होती है, वो तीसरे भाव से देखी जाती है। शनि खुद एफर्ट्स को बताता है। तो जब भी यहाँ पर इस केस में
ये दिखा रहा है कि शनि तीसरे भाव में स्थित है महादशा के स्वामी ग्रह से नवमांश में। इसका अर्थ ये है कि आपको परिणाम अपने करियर में मिलेंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे, पद प्राप्ति भी मिलेगी व्यक्ति को, पर उसके लिए उसे कार्य करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, उसके बगैर उसे पद प्राप्ति का लाभ नहीं होगा। ऐसे आपको देखना है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। इसे आप दोनों को बगल बगल रख करके देखें। इस तरफ मेन बर्थ चार्ट जो आपका लग्न है और इस तरफ D9, दोनों को आप रख करके देखें कि कहाँ पर जो अंतर्दशा का जो स्वामी ग्रह है वो महादशा के स्वामी ग्रह से दोनों ही चार्ट में कितनी दूर स्थित है, और उस भाव जितनी दूर वो स्थित होगा उस भाव के जो परिणाम है वो उनकी मात्रा, उससे जुड़े हुए जो परिणाम है उनकी मात्रा उस समय काल में ज़्यादा होगी। इससे ये पता चलता है। ठीक, अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम ये कहता है कि आप जो महादशा का स्वामी ग्रह है उसकी स्थिति नवमांश में एक पूरी तरीके से देखें। पूरी तरीके से देखने का अर्थ ये है कि नवमांश को नवमांश कुंडली के रूप में ना देख करके उसको एक मेन कुंडली के रूप में देखें। यानी कि लग्न का जो महादशा का स्वामी ग्रह है उसको पूरी तरीके से उसका विश्लेषण करें, नवमांश में उसकी स्थिति कैसी है, वो कितना बलहीन हो रहा है या कितना शक्ति पा रहा है, वो उसमें आपको देखना होगा। उसकी स्थिति कैसी है और उस पर कौन से अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कौन से ग्रहों के साथ वो युति में है, कौन से भाव में वो स्थित है, वो देखना ज़रूरी है। इसके बाद अगला नियम ये कहता है कि जब भी आपका जो लग्न चार्ट है, मेन बर्थ चार्ट जो आपकी लग्न कुंडली है, उसमें छठे भाव का स्वामी ग्रह, आठवें भाव का स्वामी ग्रह और 12वें भाव का जो स्वामी ग्रह है, वो तीनों ग्रह और कोई भी ग्रह जो कि छठे, आठवें और 12वें भाव में स्थित हो, यदि इनमें से कोई भी ग्रह आपके महादशा के स्वामी ग्रह पर दृष्टि डाल रहा हो या उसके साथ स्थित हो, तो ऐसा समय काल काफ़ी विपत्तियां पैदा कर सकता है जीवन में। अपने उस समय काल में विपत्ति ला सकता है, काफ़ी मुसीबतें ला सकता है, समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। तो क्योंकि छठा, आठवां और 12वां भाव दुस्थान भाव हैं और कोई भी ग्रह जो कि इन भाव में स्थित होता है वो अपने परिणाम इन भावों के स्थिति को देख कर देगा, इसलिए वो भी नकारात्मक प्रभाव डालता है और इनके जो स्वामी ग्रह हैं वो भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पर इसकी इंटेंसिटी, इसकी प्रबलता कितनी होगी वो निर्भर करता है कि जो छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी ग्रह हैं और या जो भी ग्रह इसमें इन भावों में स्थित हैं वो कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है। यदि वो मजबूत हैं, यदि वो अच्छी राशियों में स्थित हैं और नवमांश में उनकी पोजीशन अच्छी है, स्थिति अच्छी है, तो यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं उस समय काल में, पर उनकी प्रबलता बहुत ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि आपको उतनी मुसीबतें, उतनी समस्याएं नहीं फेस करनी पड़ेंगी उस समय काल में जितनी कि यदि वो नकारात्मक स्थिति में होते तो दे सकते थे। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जब भी इन भावों के स्वामी ग्रह छठे, आठवें, 12वें भाव के और इन भावों में स्थित ग्रहों की दृष्टि या फिर युति में ये प्रभाव डालते हैं आपके महादशा के स्वामी ग्रह के ऊपर, तो ऐसा समय काल विपत्ति, समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अगला नियम ये है अंतर्दशा के बारे में, अंतर्दशा के स्वामी ग्रह के बारे में। अंतर्दशा के स्वामी ग्रह को आप कैसे देखें, तो इसमें आपको ये देखना है कि जब भी आपका जो महादशा का जो स्वामी ग्रह है उससे छठे, आठवें और 12वें भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनकी यदि दृष्टि या युति आपकी अंतर्दशा के स्वामी ग्रह के साथ बनती है
या उसका प्रभाव, उनका प्रभाव इस अंतर्दशा के स्वामी ग्रह के ऊपर पड़ता है तो वो समय विपत्ति ला सकता है, समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के रूप से फिर से समझते हैं। शुक्र 10वें भाव में स्थित है मकर राशि में, शनि 7वें भाव में स्थित है तुला राशि में, और शनि की अंतर्दशा चल रही है व्यक्ति की, और शुक्र की महादशा चल रही है। तो महादशा का स्वामी ग्रह यहाँ क्या है? शुक्र। शुक्र से छठा, 8वां और 12वां भाव। शुक्र से यहाँ पर छठा भाव क्या होगा? तीसरा भाव। 8वां भाव क्या होगा? 5वां भाव। और 12वां भाव क्या होगा? 9वां भाव। इनके स्वामी ग्रह को आप देखें तो यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी ग्रह हो गया बुध। 8वें भाव का जो 5वां भाव है उसका स्वामी ग्रह हो गया सूर्य, और जो 9वां भाव है जो कि 12वां भाव है महादशा स्वामी ग्रह से, उसका स्वामी ग्रह हो गया बृहस्पति। यहाँ पर जब भी सूर्य, बुध और बृहस्पति का प्रभाव इस पर्टिकुलर केस में शनि पर पड़ेगा जो कि अंतर्दशा का स्वामी ग्रह है, तो यहाँ पर वो समय ये दिखाएगा कि इस समय में व्यक्ति के जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उसको मुसीबतें आ सकती हैं उस समय काल में। पर फिर से उसकी प्रबलता देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि दोनों की जो ये ग्रह हैं, छठे, 8वें, 12वें भाव के जो ग्रह हैं महादशा स्वामी ग्रह से, उनकी स्थिति कैसी है। यदि वो अच्छी स्थिति में है, अच्छी राशियों में है और उनके ऊपर सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तो वो प्रबलता कम हो जाएगी। वो समस्याएं आपको उतनी नहीं फेस करनी पड़ेंगी जितनी कि आपको फेस करनी पड़ सकती थी यदि वो अच्छी स्थिति में ना होते और बलहीन होते। तो मान लीजिए इस उदाहरण में सूर्य जो कि 8वें भाव का स्वामी ग्रह है महादशा स्वामी ग्रह से, शुक्र से, वो यदि शनि के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहा है पहले भाव में बैठकर, तो वो ऐसा समय हो सकता है जिसमें व्यक्ति को समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि यानी कि जो समय काल होगा वो होगा सूर्य, शनि, शुक्र, शनि और सूर्य। शुक्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा, और सूर्य क्योंकि वो 8वें भाव का स्वामी ग्रह है महादशा के स्वामी ग्रह से, तो वो अपनी दृष्टि डाल रहा है अंतर्दशा के ऊपर, तो वो इंडिकेट कर सकता है कि हाँ इस पीरियड में ऐसे समय काल में समस्याएं आ सकती हैं और परेशानी हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे इस नियम को आप लागू करके देख पाएंगे कि कैसे परिणाम आपको अन्य समय कालों में मिल सकते हैं। आखिरी जो आखिरी नियम है वो है गोचर के बारे में। शनि और बृहस्पति का गोचर जब भी एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता है तो कई सारे इवेंट्स व्यक्ति के जीवन में होते हैं और वो डिपेंड करते हैं, वो निर्भर करते हैं कि कैसा वो पैटर्न बना रहे हैं। और शनि और बृहस्पति ही सबसे महत्वपूर्ण है गोचर में, क्योंकि कोई भी आप अपने जीवन में कोई भी इवेंट उठा के देख लें, कोई भी ऐसी घटना जो कि बहुत अच्छी रही हो, उसमें आप ज़रूर देख सकेंगे उस समय काल में कि बृहस्पति और शनि का प्रभाव ऐसे भावों से जुड़ा हुआ ज़रूर रहा होगा जिसके परिणाम आपको जीवन में मिले। तो मान लीजिए अगर बृहस्पति और शनि का प्रभाव 10वें भाव के स्वामी ग्रह पर, 10वें भाव पर गोचर में बहुत प्रबल रूप से पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इस समय काल में जब वो अपनी दृष्टि या फिर युति 10वें भाव के स्वामी ग्रह पर दे रहे हों या 10वें भाव में दे रहे हों, तो इस समय काल में व्यक्ति के जीवन में करियर से जुड़े हुए परिणाम उसको मिल सकते हैं। वो अच्छे होंगे कि खराब होंगे वो शनि और बृहस्पति की स्थिति पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर गोचर को देखना बहुत ज़रूरी है। बगैर गोचर को देखे आपकी जो ये विवेचना है वो अधूरी है, वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि गोचर ही आपको रियल टाइम एनालिसिस देता है। जो आप बिल्कुल रियल टाइम विश्लेषण देखते हैं वो गोचर से पता चलेगा।
तो गोचर को देखना बहुत ज़रूरी है और शनि और बृहस्पति की जो स्थिति है उसको ज़रूर देखें। तो ये वो 8 नियम हैं जिनको लागू करने से आप आसानी से विंशोत्तरी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रत्यंतर दशा का विश्लेषण मैंने आपको यहाँ नहीं बताया क्योंकि वो बिल्कुल सेम है अंतर्दशा की तरह। जैसे कि आपने अंतर्दशा के बारे में जाना, अंतर्दशा के स्वामी ग्रह की हमने यहाँ पर काफ़ी विश्लेषण कैसे किया जाता है उसके बारे में जाना है, उसी प्रक्रिया से, बिल्कुल समान प्रक्रिया से आप प्रत्यंतर दशा के स्वामी ग्रह की विवेचना करें। पर जब भी प्रत्यंतर दशा की स्वामी ग्रह की विवेचना करेंगे तो उसको आप महादशा के स्वामी ग्रह के साथ ना जोड़कर देखते हुए अंतर्दशा के स्वामी ग्रह के साथ देखें। यानी कि आपको विद रिस्पेक्ट टू अंतर्दशा लॉर्ड देखना है, ना कि महादशा लॉर्ड। ठीक, तो बाकी प्रक्रिया सेम है। तो ये वो 8 सरल नियम हैं जो कि आप लागू करें किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो इससे आपको आसानी से एक समय काल में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं उनके बारे में पता चल सकेगा और आपकी जो भविष्यवाणी होगी वो काफ़ी हद तक उसके चांसेस होंगे कि वो सटीक हो, क्योंकि आप एक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, एक नियम प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने मर्जी से कोई भी चीज़ों को इधर उधर देखते हुए बोल रहे हैं। क्योंकि ये एक अप्रोच है, अगर आप इसको देखेंगे और ये जो नियम हैं, ये नियम आपको आसानी से कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। कई सारी ये जो नियम हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव रूप से मैंने इकट्ठा करके आपके सामने आज प्रस्तुत किए हैं। कई सारी किताबों में आपको इनका जिक्र मिलेगा पर सारे नियमों का एक साथ जिक्र नहीं मिलेगा। तो आपको अब किसी किताब को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी वीडियो, अन्य इंटरनेट वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो को छोड़कर। तो इससे आपको पता चल सकेगा कि कैसे विश्लेषण महादशा का, विंशोत्तरी महादशा का किया जाता है। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, किसी नए रोचक विषय के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।